अकाउंटिंग के 5 पिलर्स होते हैं। मैं पहले 3 पिलर्स पे बात करना चाहूंगा, जिसमें एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं और इक्विटीज हैं। एसेट्स आपके बेसिकली हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपके रेवेन्यू जनरेशन में। लाइबिलिटीज आपके कर्जे होते हैं जो आप दूसरों से लेते हैं टू बैक योर एसेट या टू सपोर्ट योर एसेट्स और टू फंड योर एसेट्स। और तीसरी होती है इक्विटी, जो आप अपना पैसा लगा रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक डिजिटल मीडिया एजेंसी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो डिजिटल मीडिया एजेंसी के लिए मुझे जो है फॉर एग्जाम्पल कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, कुछ कंप्यूटर्स चाहिए, कोई जगह चाहिए, कोई ऐसी सेटअप चाहिए। उन सब के लिए मेरे फॉर एग्जांपल टोटल जो फंडिंग रिक्वायर्ड है दैट्स 10 मिलियन रुपीस, यानी कि 10 मिलियन के एसेट्स मैं लूंगा, 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो ही जाकर जो है मेरा कारोबार शुरू होगा। वो 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं किसी से उधार लूं पैसे, या फिर मैं अपना पैसा लगाऊं। ऐसे ही है ना, दो ऑप्शन है, आइदर आई टेक इट फ्रॉम समवन, बोरो फ्रॉम समवन, और आई इन्वेस्ट माई ओन मनी। जो मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ दैट इज नोन एज इक्विटी और ओनर्स इक्विटी, ये जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं। जो मैं उधार लेकर कर रहा हूँ वो है लाइबिलिटीज। अब वो उधार दोस्त से भी हो सकता है, वो उधार किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हो सकता है, वो उधार बैंक से भी हो सकता है। So broadly speaking, assets is equals to liability plus equity. तो ये तीन कंपोनेंट्स है, एसेट्स, इक्विटीज और लाइबिलिटीज। ये तीनों कंपोनेंट एक स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल का, जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये तीनों स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट, तीनों कंपोनेंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं। बैलेंस शीट इज बेसिकली वो ऐसा एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसा फाइनेंस का टूल है जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट एंड टाइम पे आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखा देता है। यानी कि आज मैं अगर खड़ा हूँ जून 16 2021, तो आज 3:12 पे मेरे पास कितने एसेट्स हैं अपने बिजनेस रन, जिससे मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, कितने कर्जे हैं, कितनी लाइबिलिटी मुझे पे ऑफ करनी है, और तीसरी चीज ये कि मैं और मुझे मेरा अपना पैसा कितना लगा हुआ है। तो इक्विटी, या तो आप पैसा अपना लगाएंगे या पैसा किसी से उधार लेंगे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, राइट, क्लियर। तो बैलेंस शीट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट which gives you the financial position at any particular point in time। टॉप पे देखें तो तीन चीजें मैंने बहुत कैटेगोरिकली लिखी हैं जो यहाँ पे हैं। वो यहाँ पे है एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटीज। मैं उनको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ओनर्स इक्विटी, इक्विटीज, एसेट्स। अच्छा, एसेट्स भी दो तरह के होते हैं। वन टाइप ऑफ एसेट इज नोन एज द करंट एसेट्स और सेकंड इज नोन एज द फिक्स्ड एसेट। की जो है वो एक लाइफ होती है, एक जिंदगी होती है, एक उसका टाइम पीरियड होता है। इफ योर एसेट्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ लेस देन 1 ईयर, कोई भी एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से कम है, दैट एसेट इज नोन एज द करंट एसेट। और अगर कोई एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो उसको हम कहते हैं फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स भी कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं या एक ऑफिस स्पेस बना रहे हैं, क्या उसकी लाइफ 1 साल से कम है या 1 साल से ज्यादा है? इसी तरह से आप कंप्यूटर लेते हैं या कोई डिजिटल इक्विपमेंट लेते हैं, उसकी लाइफ 1 साल से कम है, 1 साल से ज्यादा है? ऑब्वियसली 1 साल से ज्यादा है। सो जितने एसेट्स ऐसे हैं जो आपके बिजनेस में रन करने को आपको हेल्प कर रहे हैं, उसको हम कैटेगराइज करेंगे फिक्स्ड एसेट्स में। और एसेट्स हैविंग अ लाइफ लेस देन 1 ईयर विल बी कैटेगराइज्ड इन दी करंट एसेट्स। अगर हम यहाँ पे स्क्रीन पर थोड़ा सा देख लें, आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें बहुत सारे एसेट्स लिस्ट डाउन है। एक तो मैंने बात बोली एसेट्स, इक्विटीज और लाइबिलिटीज, ये तीन क्या है? बैलेंस शीट आइटम। अग्री करते हैं इस बात से? एसेट्स, इक्विटीज और लाइबिलिटीज, यानी कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज होंगे जिससे मैं बिजनेस रन करूंगा, और वो रिसोर्सेज फंड कैसे होंगे, या तो अपने पैसों से होंगे या किसी से उधार लेकर होंगे। तो ये तीन आइटम्स है, इक्विटी, लाइबिलिटीज और आपके एसेट्स, ये तीनों के तीनों आपके बैलेंस शीट आइटम है, नंबर वन। अब देखना ये कि उसमें उसके लाइफ स्पैन क्या है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपके पास जेब में 100 रुपए होते हैं, तो 100 रुपए आप 1 साल में जो है वो कम में खर्च कर देंगे, 1 साल से ज्यादा में खर्च करेंगे। सो इफ यू हैव द कैश इन हैंड, जो ऑब्वियसली विद इन अ ईयर नॉर्मली स्पेंड हो ही जाता है, वो अलग बात है आपके पास और कैश आ रहा होता है रोटेशन में कंटिन्यूसली, बट आप एक कैश को जो है वो चुपक कर नहीं बैठ जाते उसमें कि 1 साल से ज्यादा मैं इस्तेमाल करूंगा। नो, यू ट्राई टू डू द इन्वेस्टमेंट फॉर दैट। सेकेंड इज अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल है लोगों से उधार लेना, बोरो करना। तो अगर किसी से आप बोरो करते हैं, तो क्या वो बंदा आपका एक्सपेक्ट करेगा कि वो आप उसका उधार 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न कर देंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने डिजिटल मीडिया एजेंसी के लिए लैपटॉप्स लिए हैं, 25 लैपटॉप्स लिए हैं।
तो क्या वो बोलेगा कि 90 डेज में या 120 डेज में मुझे रिटर्न कर दो पैसे, या वो कहेगा आराम से 3 साल बाद करना। तो अगर आपने लैपटॉप लिए किसी से और आपने पेमेंट करनी है, दैट मीन्स लैपटॉप के अगेंस्ट में, दैट इज नोन एज अ पेएबल। लेकिन अगर आप वेंडर हैं और आप सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना कंटेंट सेल किया है, तो कंटेंट जब आप सेल करें तो आपको आपके डेफिनेटली जो कस्टमर है वो पैसे देंगे। वो पैसे आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे विद इन अ 1 ईयर आपको रिकवर हो जाए। तो ये जो पैसे का लेन देन है, चाहे वो आप अपने कस्टमर से पैसे ले रहे हैं या आप एज अ कस्टमर अपने सप्लायर को दे रहे हैं, दोनों केस में जो है दोनों की लाइफ लेस देन 1 ईयर है। एक आपने उधार, एक लाइबिलिटी है आपकी, और एक आपका रिसीवेबल है, यानी कि लेना है पैसा वो आपका एसेट है, जो आपने पेमेंट करना है अपने सप्लायर को जूतों के लिए वो आपकी लाइबिलिटी है। सिमिलरली मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यहाँ पे मैं बता दूं मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है। ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जिसकी लाइफ नॉर्मली 3 मंथ्स होती है, अप टू 3 मंथ्स होती है, जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट्स है, इन्वेस्टमेंट है ना, लेकिन वो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। किसी भी टाइम पे गए आपने कैश करवाया और आ गए। दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द मार्केटेबल सिक्योरिटी। वो इन्वेस्टमेंट्स जो आप 1 साल में आराम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज नोन एज द मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल मींस बेच सकते हैं आराम से, इजी टू कन्वर्ट। और इसका दूसरा नाम जो है वो कैश इक्विवेलेंट भी है। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं, तो वो भी करंट एसेट्स है आपके। इसी तरह से आगे हमने बात की बिल्डिंग की बात की, तो बिल्डिंग हमने कहा फिक्स एसेट है। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपने करने हैं फ्यूचर में, लेकिन आपने एडवांस में पे कर दिए हैं, दैट इज इवन एसेट। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने कंटेंट की लाइसेंस फीस पे करनी है अगले 12 महीने की या 24 महीने की। एक्सपेंस तो आपका वो है कि जितने महीने आज तक गुजर गए, 2 महीने या 3 महीने, लेकिन बाकी 12 - 3 महीने यानी कि 9 महीने के जो आपने एडवांस में दे दिए वो भी आपका प्रीपेड है। दैट मीन्स दैट्स योर एसेट। आपने एडवांस में दे दिया ना, एक्सपेंस आउट नहीं हुआ है अभी, कैश तो दे दिया है, लेकिन वो आपका सॉर्ट ऑफ एडवांस दिया आपने, वो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज जिसको हम कहते हैं। इन्वेंट्री और मर्चेंडाइज बेसिकली आपका वो होता है कि जो आप बेच रहे होते हैं माल और खरीद रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं, अगर आप कहते हो कि ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहा हूँ और सर ने जैसे बात की अभी कि इन्वेंट्री उनकी है, शू जूते बेच रहे हैं, तो जूते कहीं ना कहीं वो 1 साल में निकल ही जाते हैं। उसकी मैक्सिमम लाइफ 1 ईयर होती है। 4 साल तक कोई नहीं रखता जूते अपने पास, उसका ग्लू भी निकल जाएगा, उसका रबर भी पड़ जाएगा, उसका लेदर भी पड़ जाएगा। सिमिलरली मेरी अगर इन्वेंट्री है मोबाइल फोन, मोबाइल फोन की अगर मैं बात करता हूँ, आपके ख्याल में मैं अगर मोबाइल्स बेच रहा हूँ और जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो मेरे पास एज अ शॉपकीपर वो कितने टाइम तक पड़ा होगा मोबाइल ऑन एन एवरेज? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। क्यों ऐसा नहीं होता कि हम 2-3 साल 2 साल तक इन्वेंट्री जमा करके रख दें और फिर हम चलाते रहे उसको? मोबाइल फोन जब भी आप लेने जाते हैं ना, हम एक चीज चेक करते हैं कि इसकी एक्सपायरी ज्यादा से ज्यादा हो, और हमेशा आपको दुकानदार कहता है सर वैसे तो 12 महीने की, मैं आपको 14 महीने वाली दे रहा हूँ। 2 मंथ्स या 3 मंथ जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट होते हैं उस इन्वेंट्री में, क्योंकि उनको पता है कि इस इन्वेंट्री की शेल्फ लाइफ 2 से 3 महीना या 1 महीना होती है। तो 12 मंथ्स जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है उसमें, +2-3 मंथ्स करके वो मार्केट में फ्लोट करते हैं। इसी तरह से हम कुछ और लाइबिलिटीज यहाँ पे देख लेते हैं जो आप लोगों ने उसमें देखा होगा। अगर आप कंपनी चला रहे हैं, बड़ी कंपनी चला रहे हैं, तो डिविडेंड अगर आपको शेयर होल्डर्स को देना है वो आपकी लाइबिलिटीज है, वो पेमेंट है। लीज के कोई पैसे आपको देने हैं तो वो आपकी लाइबिलिटी है, वो पे करना है। पेएबल एनी सॉर्ट ऑफ वो पेएबल है। इनकम टैक्स वालों को इनकम टैक्स देना है तो वो आपकी लाइबिलिटी है। कोई अगर आपने इंसेंटिव देना है स्टाफ को और आपने कहा अभी नहीं 4 महीने बाद दूंगा, बोनस देना है या कमीशन देना है या कोई प्रोविडेंट फंड देना है, तो वो डेफर्ड कॉम्पनसेशन होती है, वो भी आपकी एक तरह से लाइबिलिटी है। तो आपकी शीट पे जितनी चीजें मैंने अभी तक हाईलाइट की है, वो ज्यादातर मैंने जो है वो लाइबिलिटीज और आपके एसेट्स हाईलाइट किए। तो ये 3 चीजें हमने बात की, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज की, जो बैलेंस शीट आइटम है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। इनकम स्टेटमेंट का किसी का अंदाजा है कि क्या है वो इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट जो है वो क्यूमुलेटिव होता है पूरे साल का। आज एसेट कितने मेरे पास वो बैलेंस शीट में आएंगे, लेकिन मैंने 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितना कमाया, वो सारा रेवेन्यू क्यूमुलेटिव आएगा, यानी कि एक साथ क्यूमुलेटिव आएगा, जितना जितना भी मैंने कमाया जहां जहां से भी।
सेल्स कितनी की, कमीशन कितना किया, अदर इनकम कितनी हुई, रेंट से कितना कमाया, और बाकी सारी जो चीजें हैं। इनकम स्टेटमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू, मीन्स रोकड़ा कहां से आया, और दूसरा होता है कि कहां खर्च किया, फ्रॉम वेयर यू गॉट द फंड्स एंड वेयर यू स्पेंट योर फंड्स। अगर हम यहाँ पे बात करें इनकम की, तो सबसे बड़ी जो इनकम होती है किसी भी इदारे के लिए वो सेल्स होती है, अगर आप रेवेन्यू बेस्ड है तो। अगर आप सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी हो। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल कंटेंट कर रहे हैं और आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं कि जहां पे मंथली सब्सक्रिप्शन हो। केबल ऑपरेटर्स, केबल वालों की फीस देते हैं हम महीने की, या इंटरनेट की हम चार्जेस देते हैं। तो मुझे बताइए कि हम सब्सक्रिप्शन देते हैं, चाहे वो हम पीटीसीएल का दें, केबल ऑपरेटर का दें, स्टॉर्म फाइबर का दें, ऑप्टिक्स का दें, वट एवर, जो भी जितने भी प्लेयर्स हैं मार्केट में, तो उनका रेवेन्यू सोर्स क्या है? सब्सक्रिप्शन है। तो जो फ्री अर्न है, जो उन्होंने पैसे कमाए उससे, वो उनका ऑब्वियसली रेवेन्यू है। कि यहाँ पे मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ग्रे कर देता हूँ, ताकि आपको नजर भी आए। सिमिलरली अगर हम बात करें, मैंने सोचा कि मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ जो है मैं कुछ इन्वेंट्री भी बेच रहा हूँ। केबल वाले ने या मैंने फॉर एग्जांपल फिल्म बनाई, फिल्म के पैसे मैं कैसे कमाऊंगा? टिकट सेल करके कमाऊंगा ना। तो टिकट्स कैसे बिकेंगे? ऑब्वियसली सेल्स होगी उसकी टिकट्स की। या फिर ये भी हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे कुछ मूवीज के हमने देखे, उनकी मर्चेंडाइज भी सेल हो रही होती है। देखिए, ऑब्जर्व किए। पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी और बहुत अग्रेसिवली उसकी मर्चेंडाइज बनी थी, वो है तीन बहादुर, हमने देखा था। जहां पे ना सिर्फ उन्होंने डायरेक्ट मर्चेंडाइज सेल की थी, बल्कि डिफरेंट ब्रांड्स ने उसकी खरीदी थी। मैकडोनल्ड्स में अगर याद हो तो आपको मग्स मिल रहे थे, ऑलपर्स वालों ने उसकी कोलैबोरेशन की थी, और बहुत सारे ब्रांड्स थे, एंग्रो वालों ने किया था, एंड सो फोर्थ। वो सारी क्या थी? वो सेल, सब्सक्रिप्शंस, फी, यही सारी चीजें थी। और अदर इनकम, फॉर एग्जांपल मैं एक इदारा चला रहा हूँ, एक बिजनेस चला रहा हूँ, और उसके साथ साथ मेरे पास रेंट भी आ रहा है किसी जगह से, प्रॉपर्टी भी इन्वेस्टमेंट है, या कहीं और कुछ और भी चीज आ रही है, इस तरह की इनकम आ रही है, कमीशन आ रहा है, हो सकता है कहीं से डिविडेंड आ रहे हैं, हो सकता है कहीं से जो है वो इंटरेस्ट आ रहा है, वटेवर जो भी आ रहा है, वो सारी क्या है? इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, कमीशन एक इनकम है मेरे लिए, मैं रिसीव कर रहा हूँ, वो सारी इनकम है। तो ये सारी मिलाकर जो टोटल जो है ना वो सेल रेवेन्यू हो जाएंगे। यानी कि जिस जिस सोर्स से मेरे पास पैसा आया, जैसे सर ने कहा था कि टैक्स वाले सामने खड़े हो जाएंगे और टैक्स दो तीन नफा लेते हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ये होता है कि आप कहाँ खर्च करते हैं। अगर आपके पैसे आ गए तो सबसे पहली चीज जो आपने खर्च करना है, क्योंकि आपका इनकम है, आती है, और बिजनेस आपका रन होता है, उस बिजनेस से आपने क्या करना है? सबसे पहले लोगों की तनख्वाही देनी है। भाई खुद अकेले तो नहीं कर सकते ना काम सारा, अग्री करते हैं ना इस बात से? तो तनख्वाही देंगे तो सैलरीज होंगी, वेजेस होंगी, वो सारे एक्सपेंडिचर में आएंगे। इसी तरह से जो है वो रेंट, अगर आप दे रहे हैं जगह का, तो वो एक्सपेंडिचर में आएगा। अच्छा, रेंट जगह का भी हो सकता है मैं कैमरेज भी उधार पे ले लूं, हो सकता है इक्विपमेंट भी मैं उधार पे ले लूं, मतलब रेंट पे ले लूं। तो मैं जब रेंट पे ले रहा हूँ, दैट मींस आई हैव टू पे पर डे कॉस्ट या पर आवर कॉस्ट, जो भी आपका फाइनेंशियल मॉडल होता है। प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट्स में हर कंपोनेंट की कॉस्ट होती है। तो अगर आप ये कहेंगे ना कि अच्छा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा भी होता है कि वो पूछते ही है कि आप हमसे कितना चाह रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, और आप अपना खुद कितना लगा रहे हैं, इक्विटी कितनी लगा रहे हैं। तो आप एट टाइम्स ये भी मेंशन करते हो कि ये तीन चार चीजें मैं अपनी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट इतनी है, ताकि जो प्रोजेक्ट देने वाला है, अगर डोनर है, तो उसको पता चले कि हाँ, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है प्रोजेक्ट, उसका भी अपना शेयर कहीं ना कहीं शामिल है उसमें। तो वो, दिस इज वन ऑफ द पर्पसेस जिसकी वजह से ये कॉस्टिंग हो रही होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस की ऑब्वियसली व्हीकल इंश्योरेंस की कॉस्ट है, यूटिलिटी की आप खर्चे होते हैं, पानी, बिजली, गैस, इन सब के, तो ये सारे कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं। प्री टेस्ट में हमने सिर्फ ये पूछा था कि अकाउंटिंग के कितने पिलर्स होते हैं और उनको किस तरह से स्टेटमेंट में पार्क करना है, चाहे वो बैलेंस शीट हो या इनकम स्टेटमेंट हो। तो एक लाइन का मेरा आंसर ये इस पूरी एक्टिविटी पे, कि आपके अकाउंटिंग के 5 पिलर्स होते हैं, जिसमें से 3 कंपोनेंट्स आपके एसेट्स के होते हैं, जो कि 3 कंपोनेंट्स आपके बैलेंस शीट के होते हैं, जिसमें एसेट्स है, इक्विटीज है, और लाइबिलिटीज है। इसका कंपोनेंट इस तरह से है कि आपके कितने रिसोर्सेज हैं जो आपका बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वो या तो आप खुद से फंड करेंगे, वो इक्विटी कहलाता है, और अगर आप उधार पे लेते हैं तो वो लाइबिलिटी कहलाता है। तो लाइबिलिटी और इक्विटी विल बी सपोर्टिंग दी एसेट्स, नंबर 1।
नंबर 2 ये दूसरा स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं, यानी कि पैसे कहाँ से कमाए, जो आपने कहा सब्सक्रिप्शन है, वॉच के थ्रू करते हैं, सेल्स के थ्रू करते हैं, मर्चेंडाइज सेल करते हैं, सब्सक्रिप्शंस करते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू जो है आप रेवेन्यू जनरेट करते हो। और साथ साथ कहाँ खर्च किया वो बहुत जरूरी है, दैट्स द एक्सपेंडिचर। सो सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं इसमें से, एसेट्स और लाइबिलिटीज, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है, यानी कि जिसका टेन्योर लेस देन 1 ईयर है वो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज है, और जिसका टेन्योर मोर देन 1 ईयर है उसका जो है वो कैटेगराइजेशन होगी फिक्स एसेट्स एंड दी नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जिसका टेन्योर ज्यादा है। बैंक से अगर हम उधार लेते हैं 1 साल से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, गाड़ी ले ली लीज पे, घर ले लिया लीज पे, ऑफिस ले लिया लीज पे, मीडिया हाउस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे ले लिए लीज पे, liability taken for more than 1 year is known as the non-current liability. What are the 5 pillars of accounting? मैंने आपको बता दिए, which is your assets, liabilities, equities, revenue and the expenditure, जिसमें से 3 कंपोनेंट आपके जो है वो बैलेंस शीट के हैं और 2 कंपोनेंट आपके हैं इनकम स्टेटमेंट के। एक ट्रिक और टिप बता रहा हूं मैं, आज के बाद नहीं बताऊंगा, ये सीक्रेट है। वो सीक्रेट ये कि जब भी आप फंडिंग या डोनेशंस जो है वो पुल करने की कोशिश करें तो एक नहीं कम से कम 4 एसडीजीज को एक साथ रखें, जिसको मैं कहता हूं एक प्राइमरी एसडीजी हो और 3 जो है आपके सेकेंडरी एसडीजी हो। तो उस प्रोसेस को मैं कहता हूं क्रॉस कटिंग थीम। क्रॉस कटिंग थीम उसको कहते हैं, और क्रॉस कटिंग थीम ये होती है कि जिसमें आपने मल्टीपल एसडीजी किसी एक प्रोजेक्ट में लगाए। मैं जो ट्रेनिंग्स कर रहा हूं अज्यूमिंग कि ये भी एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट के लिए क्रॉस कटिंग थीम ये, नंबर 1, आपने जो है वो जर्नलिज्म को या जर्नलिस्ट को एम्पावर किया है, एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेशन है मेन जो हमारा एसडीजी 4 है। कि एक हमारा एसडीजी है नो पॉवर्टी विच इज एसडीजी नंबर 1, कि जो लोग गांव देहात में, दूर रिमोट एरिया में जो रह रहे हैं उनको एक एम्पावर करें थ्रू मोबाइल, थ्रू बेसिक टेक्नोलॉजी, थ्रू बेसिक इंटरनेट, सो दैट दे कैन डू द रिपोर्टिंग एंड अर्न समथिंग आइदर थ्रू सोशल मीडिया और समथिंग एल्स। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एसडीजी है वो क्वालिटी एजुकेशन है, दैट इज 4, वो तो हाईलाइटिंग है ही है। इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एसडीजी नंबर 5 जिसको हम कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। इसके साथ साथ अदर जो है वो 8 एसडीजी नंबर 8 है वो भी शामिल है, दैट इज द डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि जब ऑब्वियसली आप अर्निंग स्टार्ट करोगे तो एक रिस्पेक्टेबल इनकम होगी, चाहे आप उर्दू में करें रिपोर्टिंग, सिंधी में करें, सराइकी में करें, इंग्लिश में करें, वट एवर लैंग्वेज यू डू इट, तो वो आपकी एक डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिस विच इज एसडीजी नंबर 8। इसके साथ साथ जो एक और चीज है जेंडर इनइक्वालिटीज, या जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एसडीजी नंबर 10। इनइक्वालिटीज जो है वो आपके सोशल इनइक्वालिटीज भी हो सकते हैं, आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी होते हैं, या सोशो इकोनॉमिक भी हो सकते हैं। यानी कि एक बंदा जो रूरल अर्बन का मिक्स है वो भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, एक वो जो डिफरेंट इनकम ग्रुप से वो भी नजर आ रहा है मुझे, एक वो जो डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से वो भी नजर आ रहा है मुझे, एक वो जो डिफरेंट लैंग्वेज से वो भी नजर आ रहा है मुझे, पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों से वो भी मुझे नजर आ रहा है। एक वर्ड में अगर मैं इस चीज को कहूंगा जिसको हम कहते हैं इंक्लूजन, इंक्लूजन की पूरे कॉन्सेप्ट मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारा थीमेटिक एरिया है। इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है लाइफ ऑन लैंड, की जिंदगी दुनिया पे कैसे इंप्रूव करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एसडीजी नंबर 16 व्हिच टॉक्स अबाउट द पीस एंड जस्टिस। और पीस एंड जस्टिस को भी आप लोग डेफिनेटली प्रमोट कर रहे हो सकता है कोई एक रिपोर्टिंग कर दे जहां पे के पोलियो की फेवर में कैंपेन या वैक्सीनेशन के खिलाफ। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का बल्ब जल रहा है तो किसी को मैग्नेट लग रहा है, तो कोई कह रहा है कि 2 साल की जिंदगी उसकी हो गई है, तो कोई कह रहा है कि जो है वो क्या नाम है आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीजें सुनी है। मुझे भी किसी ने कहा तुम वैक्सीनेटेड हो गए हो, तो मैंने कहा हाँ हाफ वैक्सीनेटेड हूँ, जैसे कहते हैं ना हाफ बॉइल्ड एग, मैंने कहा मैं हाफ वैक्सीनेटेड हूँ। तो उसके बाद जो है मुझे कहा कि अगर जिंदगी 2 साल की हुई तो, मैंने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं, मुझे फिक्र नहीं, तुमने नहीं लगवाया ना, कहते नहीं। मैंने कहा चलो कोई तो पीछे होगा फातिहा पढ़ने वाला। तो हैविंग सेड दैट, ये 4 5 6 एसडीजी की जो हमने बात की ये इस प्रोजेक्ट में डेफिनेटली हाईलाइट हो रहे हैं, और क्रॉस कटिंग थीम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल करना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट करो जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपके, कि आपके रेवेन्यूज क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है।
तो आपको ये एसडीजी हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। इससे आपको कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स भी मिलती हैं, इससे आपको जो है वो फंडिंग भी मिलती है, डोनर रिलेटेड फंडिंग भी मिलती है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अगर कुछ इदारे हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स हैं, उनके थीम्स प्री डिफाइंड है, पहले उनसे स्पॉन्सरशिप लेने से पहले आप लोग के प्रोजेक्ट्स के लिए पूछे, उनको सर्च करें कि वो किस थीम पे दे रहे हैं। मैं यहाँ पे छोटी सी आपको एग्जांपल दूं। एग्जांपल ये है कि अगर मैं कहता हूँ जैज पाकिस्तान, जैज का नाम सुना है, सिम भी यूज करते होंगे हम लोग। तो जैज वाले जो है अभी उनका स्ट्रैटेजी है वो डिजिटल लर्निंग को या डिजिटल को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से हम एंग्रो की बात करें तो एंग्रो जो है एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इसी तरह से जो है यूनिलीवर की बात करें तो यूनिलीवर जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। हाउ शैल आई स्केल माय बिजनेस, क्योंकि इदारा जब शुरू हो गया, कॉर्पोरेट स्टार्ट हो गई, आपकी कंपनी स्टार्ट हो गई, आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस अपने फाइनल कर लिए, बता दिए, फिर देखना है बिजनेस को बढ़ाना कैसे आगे, 3 साल 5 साल 10 साल, वो फिर ऑब्वियसली हम आगे देखे करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू यू नो हाउ टू कन्विंस द इन्वेस्टर? One of the tip I have already told you, especially when you are running your startups, you are doing the startups, you must be needing your sponsorship, you must be needing the funding from local, international, but underlying factor for all those funding is your sustainable development goals और आपकी अपनी क्रॉस कटिंग थीम। जैसे मैंने बताया, आपकी भी अपनी क्रॉस कटिंग थीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी क्रॉस कटिंग थीम स्ट्रांग होगी तो इट्स इजी फॉर यू टू पुल द फंड्स and finance your business. Bookkeeping. Second is be as finance smart. Third one is talking about the business scalability, and fourth one is talking about the bootstrapping. अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में हमने मेनली 2 डॉक्यूमेंट्स देखे अभी तक और 2 डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए, जिसमें मैंने बात की रेवेन्यू एक्सपेंसेस की जो कि इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, और एसेट्स इक्विटीज और लायबिलिटीज की बात की जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग दी फाइनेंस टर्मिनोलॉजीज। अकाउंटिंग पीरियड इज बेसिकली द टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स व्हिच अ कंपनी हैज टू फॉलो, जिसको हम फिस्कल पीरियड भी कहते हैं या फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। कुछ कंपनीज का स्टार्ट होता है 1 जनवरी को और चलता है 31 दिसंबर तक, कुछ कंपनीज का 1 जुलाई टू 30 जून होता है। आपने सुना होगा लोगों से कि 30 जून का ईयर एंड हो रहा है हमारा, या 31 दिसंबर का ईयर एंड हो रहा है। बट देर आर सम कंपनीज जिनका ईयर स्टार्ट होता है, खास करके एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, जिसमें आप कह सकते हो शुगर है, उनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर टिल दी 30 सितंबर। एसेट्स पे हमने ऑलरेडी बात कर ली, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। बैलेंस शीट पे भी बात कर ली। कैश फ्लो इज आल्सो अ स्टेटमेंट व्हिच गिव्स यू कि कहां से पैसा आना है और कहां से पैसा जाना है। All cash transaction and not non-cash transaction. One of the example I would like to share over here, non-cash transaction, is the depreciation. किसी ने terminology start में use की थी जब मैं assets का पूछ रहा था। Depreciation is basically the reduction in the value of asset over the period of time. और डेप्रिसिएशन हमेशा जो है वो फिक्स एसेट की होती है, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा होती है तो उसकी लाइफ डेप्रिशिएट होती चली जाती है। एक कंप्यूटर एक इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट की नॉर्मली डेप्रिसिएशन 3 साल पे होती है, क्योंकि कंसिडरिंग टेक्नोलॉजी की चेंज एंड द यूजेज ऑफ द एवरेज यूजेज ऑफ द टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिकली या गैजेट जो है उसको 3 साल में वो राइट ऑफ कर देते हैं। इसके बाद जो है इक्विटीज है, इक्विटीज पे भी हम बात कर चुके हैं, एक्सपेंसेस भी हम देख चुके हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज बेसिकली द रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो आपने पैसा कमाया है उसके अगेंस्ट में जो पैसा पैसा आपने खर्च किया है उन प्रोडक्ट्स के लिए और सर्विसेज के लिए जो आप सेल कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आपने जो है कंटेंट बेचना है, आप कंटेंट बेच रहे हैं, एनिमेटेड कंटेंट। तो एनिमेटेड कंटेंट की जो डायरेक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जिसमें एनिमेटेड कंटेंट के लिए क्या क्या कॉस्ट फैक्टर्स होंगे, कोई बताएगा जल्दी से? अगर आप एनिमेटेड कंटेंट बना रहे हो तो उसमें कॉस्ट फैक्टर्स क्या क्या होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे? टेक्नोलॉजी, मशीन्स, ये सारी चीजें आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज जो आपने दी है। तो जब आपकी सेल्स में से माइनस हो जाएगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट अराइज हो जाएगा। लेकिन कुछ और कॉस्ट भी होती हैं जो हमें निकालनी होती हैं, जिसमें सैलरीज है। फॉर एग्जांपल आपका एक इदारा है 50 लोगों का, ये आप तो उनकी सैलरीज या उनके खर्चे डालेंगे जो डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। लेकिन कहीं ना कहीं बैक एंड पे अगर आपने देखा हो तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज या डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। यानी कि एक डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस का फंक्शन है, आपका डिपार्टमेंट वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है,
जहाँ से वो इनवॉइसेस ले रहा होता है, पेमेंट कर रहा होता है, पेमेंट कलेक्ट कर रहा होता है, वो सारी चीजें। एचआर का हो सकता है एक डिपार्टमेंट हो आपका हो। रेंट आपका एक ऐसा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यूटिलिटीज एक ऐसा एक्सपेंसेस, ये सारे जितने एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसमें जाएंगे। और जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो यू अराइव एट द नेट प्रॉफिट, जो आपके यहाँ पे राइट साइड पे सबसे पहला आइकन आपको नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है। मैं रिपीट कर दूं, रेवेन्यू में से या सेल्स में से आप माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। इन्वेंट्री पे हम बात कर चुके हैं, इन्वेंट्री करंट एसेट है। लाइबिलिटीज की हम बात कर चुके हैं, जो उधार पे ले रहे चीजें, चाहे वो करंट लाइबिलिटीज हैं, चाहे वो नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। ओवरहेड्स ऑब्वियसली आपके खर्चे जो मैंने बात की, ओवरहेड्स आपने माइनस करने होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से, ताकि यू कैन अराइज एट दी नेट प्रॉफिट। पेटी कैश ये होता है कि ये वो कैश होता है जो आपके पास डे टू डे स्मॉल ट्रांजैक्शंस के लिए अवेलेबल हो। आगे बढ़ते थोड़ा सा मजीद इसको लेकर चलते हैं। हमने पेटी कैश, तो वो कैश है जो आप डे टू डे पर्पस के लिए जो है आप अपने रखते हो एक्सपेंसेस को। मुझे बताइए कि अगर आपका मीडिया हाउस या प्रोडक्शन हाउस या एजेंसी है और जिसकी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन आपके पास 100 रुपए बिजली के बिल पे करने के लिए नहीं है, डू यू थिंक इज अ गुड एंटिटी? करोड़ रुपए की बिल्डिंग है लेकिन 100 रुपए नहीं बिजली की बिल पे करने के लिए। तो अगर आपको लोगों को 10 रुपए देने हैं तो आपके पास 4 रुपए, तो वो 6 फिर भी कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंट अनपेड रह जाएगा। नंबर वन, एक तो ये रीजन है। नंबर टू ये रीजन है, एक हम कहते हैं प्लेइंग विद द फ्लोट। आई रिपीट, बल्कि मैं लिख भी देता हूँ, आप कहीं पे सर्च भी कर सकते हैं बाद में। इसको हम कहते हैं प्लेइंग विद द फ्लोट, ये बहुत जरूरी है। प्लेइंग विद द फ्लोट का कॉन्सेप्ट ये है कि कलेक्ट योर मनी एज सून एज पॉसिबल एंड डेफर योर पेमेंट एज मच एज यू कैन। बट 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 आपने जो है वो कंसिडरिंग द एथिक्स ऑफ द रिलेशनशिप विद जिससे आपने पैसे लेने और जिसको देने हैं। यानी कि मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं फंड्स एज सून एज पॉसिबल लूं, पेमेंट्स एज सून एज पॉसिबल लूं, और पेमेंट डिले मैं जानबूझ के करूं। मीडिया इंडस्ट्री का अनफॉर्चुनेटली बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रक्चर है, एक्सेप्ट फ्यू प्रोडक्शन हाउसेस। वो लोग जो है वो डिलेड पेमेंट्स की तरफ जा रहे होते हैं। एंड चैलेंज ये भी आ रहा होता है साथ में, इस बात से हमको डिसएग्री नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की वक्त के साथ साथ रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा जिस तरह से बिजनेस ग्रो कर रहा है और टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, इक्विपमेंट्स का चेंज होना बहुत जरूरी है। लाइटनिंग्स जो पहले होती थी और लाइटनिंग्स आज जो है बहुत फर्क है। और मेजोरिटी ऑफ के आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इम्पोर्टेड होती है, इम्पोर्ट कर रहे होते हैं आप सारे इक्विपमेंट्स अपने। तो आपका जो पैरिटी कैश पैरिटी फैक्टर है या परचेजिंग पावर जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। टर्नओवर ऑब्वियसली है कि आपका कितना जो है वो आपका रोल ओवर में या टर्नओवर में आपका जो है वो फंड्स कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, ताकि जो है आपका अपना बिजनेस चलता रहे। इसके साथ साथ जो है ईयर एंड जो है, ईयर एंड होता है कि जहाँ पे आप स्टार्ट अकाउंटिंग पीरियड की अगर हम बात करें, जो भी लास्ट डेट ऑफ द ईयर होती है वो लास्ट डेट ऑफ द ईयर इज नोन एज द ईयर एंड। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इन सब की डेफिनेशन आपके करिकुलम में आपके मटेरियल में मौजूद है। आप बिल्कुल इसको जाके देखिए, ओपन कीजिए, ताकि जो है आपको काफी क्लैरिटी मिले। ये एक शीट है, एसेट ऐसा खजाना है जो आपको लाइफ टाइम काम देगा। लाइफ टाइम, आई एम रिपीटिंग, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट शीट। तो अगर हम बात करते हैं शीट की, ये एक ऐसी शीट है जो कि सेल्फलेसली आप जो है इस पर काम कर सकते हो। पहली जो टैब है आप पे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं बहुत सारे, वो इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़िएगा, जिसमें डेफिनेशंस भी हैं, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं। वो डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। मैं ऑब्वियसली वन बाय वन जो है डिफरेंट आपको शीट्स को अनफोल्ड करता जाऊंगा, ताकि आप देखते जाओ कि इसमें है क्या। एटीएल होता है अबव द लाइन और बीटीएल होता है बिलो द लाइन। जब आप मास मार्केटिंग कर रहे होते हो, जब आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे होते हो, दैट इज नोन एज दी एटीएल मेनली, जिसमें आपके बिलबोर्ड्स आ गए, जिसमें आपके जो है आप कह सकते हैं जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स आ गई, टीवीसीज आ गए, रेडियो आ गए, सारे एटीएल है। बट जहां पे आप जो है वो टारगेट बेस्ड मार्केटिंग कर रहे हो, जहां पे आप स्मॉलर ग्रुप से मार्केटिंग कर रहे हो, जहां पे आप पोटेंशियल कस्टमर्स को या प्रोस्पेक्ट्स को मार्केटिंग कर रहे हो, दैट इज नोन एज द बीटीएल। एंड दैट में
be done in the mall, that will be done through the targeting SMS, that will be done through the emails, that can be done through the door to door, etc etc. तो ये दोनों में फर्क है ATL और BTL। यहाँ पे अगर आप देखें सामने स्क्रीन पे, ये नंबर सिर्फ डाले हुए मैंने, ये नंबर्स आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर सामने आप देखें तो आपके मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्लान यहाँ पे है, जिसमें न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़लेटर्स हैं, मैगजीन्स हैं, ट्रेड जर्नल्स जो होते हैं वो है, रेडियो टेलीविजन है, येलो पेजेस हैं। पहले होती थी एक पीली कलर की किताब जिसमें तंदूर की रोटी आती थी, देखा है हमने? अब तो डिजिटाइज हो गई है, जिसमें सारे नाम नंबर और चीजें लिखी हुई होती थी। फिर इसके साथ साथ जो है डायरेक्ट मेल है, ऑब्वियसली कोरियर, आपने देखा होगा, आपको बहुत दफा कोरियर आ रहा होता है, अखबार में फ्लायर्स डाल के भेज रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स आ रहे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली कुछ मार्केटिंग कॉस्ट होती है आपकी, ब्रोशर्स होते हैं, साइनेज होते हैं, बिजनेस कार्ड्स होते हैं, आप वेबसाइट बनाते हो अपनी बिजनेस की, प्रेजेंटेशंस बनवाते हो, बिजनेस प्लान बनवाते हो, प्रपोजल्स बनवाते हो, ट्रेड शोज करते हैं, ट्रेड शोज जो मॉल्स में करते हैं, देखा है आपने, बड़े बड़े ट्रेड शोज होते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, होटल्स में होते हैं, इस तरह के हॉल्स में हो रहे होते हैं, बैंक्वेट्स में हो रहे होते हैं। तो ये सारे आपके मार्केटिंग कहीं ना कहीं जो है चीजों में शामिल होते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक अज्यूम करते हैं 12 मंथ्स। उस 12 मंथ्स में आपके ख्याल में आपके बिजनेस को कितनी कितनी मार्केटिंग की जरूरत होती है या होगी? अगर आप यहाँ पे देखें तो एक शीट में मैंने ये लिखा है, ब्लू से कुछ फॉन्ट्स नजर आ रहे हैं, कुछ ब्लैक से नजर आ रहे हैं। आपके जो लेफ्ट साइड पे जो नजर आ रहे हैं सारे वो चैनल्स नजर आ रहे हैं, और ये चैनल्स आप चेंज भी कर सकते हो इसको। आप फॉर एग्जांपल कहते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो इसमें नहीं है वो डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो इन न्यूज़पेपर जो है वो इन ब्लेंडेड जो है वो फ्लायर्स डालने हैं वो डाल सकते हो। आप साइनेज का बोर्ड लगा सकते हो, इसके ऊपर बिल बोर्ड लगाने हैं आपने तो फॉर एग्जाम्पल आपने एसएमएस मार्केटिंग करनी है वो डाल सकते हो। बहुत सारे चैनल्स नहीं है। अब आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि आपके बिजनेस को कैसे प्रोजेक्शन चाहिए, मैं नहीं बता सकता। यू विल बेटर गाइड मी कि सर मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एटलीस्ट एक साल का आपके पास प्लान होना चाहिए, और जो भी आपकी टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होगी, मार्केटिंग कॉस्ट होगी, वो आपकी यहाँ पे बॉटम लाइन पे आ जाएगी, विच इज योर लाइन नंबर 40। यहाँ भी फॉर्मूले लगे हुए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो जो काले रंग से लिखा हुआ है, ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, वो उस पर फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, उसको ना छेड़िएगा। जो ब्लू कलर से है उसको आप एडिट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। दैट्स इट। अब आप लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5 देखो तो उसमें लिखा हुआ है टोटल नेट सेल्स रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप यहाँ पे जब जाते हो, मैंने क्लिक किया B4 पे, तो आपके हेडर पे नजर आ रहा है, फॉर्मूला नजर आ रहा है हेडर पे, सेल्स फॉरकास्ट B21, ये नजर आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से सेल्स फॉरकास्ट शीट पे चले जाते हैं। इस शीट पे क्या है? इस शीट पे ये है कि मेरा अपनी कमाई कैसे होगी। सबसे पहले तो मुझे करना है, आज मैं रखा हुआ 2021 पे, तो मैंने इसको कर दिया सेल्स फॉरकास्ट 2021, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं अगर 4 सर्विसेज दे रहा हूँ, या मेरी डिजिटल मीडिया एजेंसी है, मैं 4 सर्विसेज दे रहा हूँ। मैं एक प्रोफाइलिंग करता हूँ, मैं एक जो हूँ मार्केटिंग करता हूँ, मैं एक जो है एडवाइजरी सर्विसेज करता हूँ, और एक और जो है मैं वेबसाइट डेवलपमेंट करता हूँ। ये 4 सर्विसेज है। तो मेरी जो भी 4 सर्विसेज है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे लिखता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट, अज्यूमिंग मार्केटिंग में भी, मे बी प्रोफाइलिंग, या वो जो भी सर्विस है, वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, आपके ऊपर है। एक सर्विस करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, प्रोडक्ट करना है, whatever जो भी करना है। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो 4 आपकी फॉर एग्जाम्पल कोई भी सर्विसेज है, या 3 है या 2 है, जितनी भी है आप यहाँ डालें। उसके आगे आप डालें कि आप सर्विसेज कितने क्लाइंट को देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वेबसाइट 5 क्लाइंट को दे रहा हूँ, फरवरी में मैं सोच रहा हूँ 7 को दे दूंगा, मार्च में हो सकता है 8 को दे दूंगा, अप्रैल में मैं कहता हूँ 8 को दूंगा, लेकिन मई में शायद कम हो जाएगा क्योंकि रमजान का महीना है, रियलिस्टिकली मुझे बात करनी है, एंड सो फोर्थ। तो इसी तरह से जून जुलाई अगस्त सितंबर, नंबर ऑफ क्लाइंट्स या नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। अगर आपका प्रोडक्ट है तो कितने प्रोडक्ट बेचने हैं आपने, और क्लाइंट है तो कितने क्लाइंट को कैटर करना है, वो चीज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो, ये पूरा पहला वाला ब्लॉक, लाइन नंबर 3 4 5 6 7, ये ग्रेड फिल हो जाएगा। ये ग्रेड है कितने बेचने हैं आपने ओवर द मंथ्स, चारों प्रोडक्ट या तीनों प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है, या एक व्हाटएवर जो भी है करने का। अगर ऑनलाइन सेल्स करनी है तो ऑनलाइन की प्रोडक्ट कैटेगरीज कितनी है, 4 है, 5 है, 6, व्हाटएवर, वो यहाँ पे लिख देंगे वो। अब सवाल ये बनता है कि वो प्रोडक्ट कैटेगरी की एवरेज प्राइस क्या है। ऊपर था
quantity either in terms of number of customers or quantity in terms of the product sold. सर्विस है तो कस्टमर होगा, और अगर आपका प्रोडक्ट है तो कितने यूनिट्स बेचे आपने। लाइन नंबर 11, 12, 13, 14 ये बात करते हैं कितने का बेचा, एवरेज प्राइस क्या है। वेबसाइट में बना रहा हूं तो मेरी एवरेज प्राइस वेबसाइट की फॉर एग्जांपल है 25,000 रुपए। अज्यूम मैंने अज्यूम किया कि मुझे 25,000 में बेचनी है, ठीक है फाइन। मैं यहाँ पे इसको प्लॉट भी करता हूँ ताकि नंबर्स नजर आ जाए। तो मैंने जब कहा 25,000 की बेचनी है तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 125, जो यहाँ नीचे आ गया, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है। मैंने शुरू में बात की थी ब्लैक वाले सेल्स को नहीं छेड़ना या ब्लैक फॉन्ट वाले सेल्स को नहीं छेड़ना। तो लाइन नंबर 17, 18, 19, 20, 21 खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगे। ये क्या है आपके सामने नजर आ रही है, ग्रॉस सेल्स, यानी कि कितना बेचा और कितने का बेचा। यानी कि मैं मार्कर अगर बना रहा हूं तो मैंने 25 मार्कर बेचे और 5 रुपए का एक मार्कर बेचा, दैट मींस 125 मेरा रेवेन्यू होगा, ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस रेवेन्यू। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट की। हमने बात की थी कि सेल्स माइनस कॉस्ट क्या आता है, हमने कहा था कि नेट सेल्स आती है जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। अब मैंने 25,000 की, मैंने कहा वेबसाइट मुझे बेचनी है कि एक वेबसाइट के मुझे 25,000 लेने हैं, लेकिन 25,000 के लिए मुझे फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट पड़ी है 15,000 रुपए, राइट। मुझे 25,000 के लिए कॉस्ट पड़ी है कितनी, 15,000 रुपए। ये मेरी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। यहां भी सिंपल फॉर्मूला लगा हुआ है, कुछ भी नहीं। ऊपर आप मेंशन कर चुके हो आप कितना बेच रहे हो, कितना बेच रहे हो, नीचे सिर्फ डालना है कितने का बेच रहे हो और कितने का पड़ रहा है आपको, एट व्हाट प्राइस यू आर सेलिंग एंड व्हाट इज द कॉस्ट यू आर इनकरिंग, डायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट का फॉर्मूला भी ऐड किया हुआ है इसमें। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, मैंने अगर मार्कर बेच बना रहा हूँ 25 रुपए का बेच रहा हूँ, अज्यूमिंग मार्कर मेरे हाथ में इस वक्त है 25 रुपए का बेच रहा हूँ, मैं कहता हूँ एक मार्कर बनाने के लिए मैं 15 रुपए लगते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे 10 बेचने इस महीने, तो मेरी जो रेवेन्यू होगा वो 25 रुपए का मार्कर और मल्टीप्लाई बाय 10, दैट मींस 250, और मेरी जो कॉस्ट होगी वो 10 मार्कर मल्टीप्लाई बाय 15 रुपए का पड़ा है तो 150 रुपए, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 150 विल बी माय ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज दी 100 रुपीज। तो मैं अगर इनकम स्टेटमेंट की शीट पे आता हूं तो यहां पे अगर आप देखो तो जो मैंने शुरू में बात की, ये दो लाइंस पे देखें अगर आप, तो टोटल सेल्स रेवेन्यू जो आपने पीछे से पिक किया मैंने, ये वाली लाइन जो मैंने हाईलाइट की है, मानते हैं इस बात को। और सिमिलरली कॉस्ट ऑफ सेल्स जो मैंने पीछे कैलकुलेट की है कि कितने का बेचना है और कितने का पड़ रहा है मुझे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमने टर्मिनोलॉजी में भी बात की। अगर आप देखो कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस में जितने लिस्ट डाउन है उसमें से सिर्फ एक है जो लाइन नंबर 12 जिसका आगे स्टेरिक भी बना हुआ है, मार्केटिंग, वो ब्लैक में, इसके अलावा सारे ब्लू में। और ब्लैक में वो इसलिए है मार्केटिंग, ये मार्केटिंग आपकी कॉस्ट जो है ये पिक हो रही है आपकी मार्केटिंग वाली टैब से। आप देखो मार्केटिंग D40, ये मार्केटिंग जो लिखा हुआ है ना ऊपर टैब में नजर आ रहा है आपको, ये टैब आपका शीट का टैब है जो आपने यहाँ पे इंसर्ट की थी सारी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग पार्ट, सबसे पहली वाली चीज। तो यहाँ पे जो भी बॉटम लाइन है जैसे 1470, 75,000, वो सारी ये वाली लाइन में यहाँ पे आकर पिक हो रहा है, तो आप वो फिल करते जाएंगे, ये शीट ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी। और इसके अलावा जो है बाकी कोई एक्सपेंसेस हैं जिसमें आपने सैलरीज देना है, सब्सक्रिप्शन करना है, लाइसेंस देना है, रेंट देना है, यूटिलिटी देना है, जो भी आपके हेडर्स हैं वो आप यहाँ डालें, आप इसको चेंज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है या लैंडलाइन करना है, मुझे नहीं पता आपने मेंटेनेंस कॉस्ट 1 लाख रुपए देनी है 2 लाख रुपए देनी है, ये आप बताएंगे मुझे, जो भी आपके बिजनेस आइडियाज है। मुझे नहीं पता आप रेंट पे कार लेना है नहीं लेना आपने, ये सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। और ऑब्वियसली जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं जिसमें रेंट है, इंश्योरेंस है, ये सारे। अच्छा, फिक्स्ड में और वेरिएबल में एक फर्क है, हम डिटेल में तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट एक फर्क ये है कि फिक्स एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपके प्रोडक्शन या सेल्स से चेंज नहीं होते, वो फिक्स देना ही देना है। आप 10,000 मिनट का कंटेंट बनाएं या 2 मिनट का कंटेंट बनाएं, आपने अपने दफ्तर का रेंट देना ही देना है। आपने इक्विपमेंट को यूज करना है 1 घंटे के लिए या 10 घंटे के लिए, इंश्योरेंस उसकी देनी ही देनी है। तो दीज आर फिक्स थिंग्स। गाड़ी 1 किलोमीटर चलाएं, गाड़ी 25,000 किलोमीटर चलाएं, एनुअल इंश्योरेंस गाड़ी का देना ही देना है। आपके टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे और आखिर में आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और अकाउंटिंग के 5 पिलर्स होते हैं, वन इज योर एसेट्स, सेकंड वन इज योर लायबिलिटीज, थर्ड वन इज योर कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। ये 3 कंपोनेंट आपके बैलेंस शीट के होते हैं।
बाकी दो कंपोनेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस जो हैं आपके इनकम स्टेटमेंट के होते हैं। डेप्रिसिएशन की मैंने बात की, दैट मींस द वेयर एंड टेयर ऑफ द इक्विपमेंट और वेयर एंड टेयर ऑफ द एसेट यू हैव इट। अगर एक लैपटॉप है तो लैपटॉप की एक एवरेज लाइफ होती है 3 साल, 5 साल, 7 साल, वटेवर। तो हर महीने आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी कॉस्ट डेप्रिशिएट होती जाती है, कम होती जाती है। गाड़ी आप लेते हैं, गाड़ी डेप्रिशिएट होती जाती है। अब बिल्डिंग लेंगे तो उसकी डेप्रिशिएट होगी, और सारी इक्विपमेंट्स टूल सबकी जो है वो डेप्रिशिएट होती जाएगी। लेकिन एक टाइप ऑफ एसेट ऐसा है जिसको हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट। यहाँ पे आपके ये मैंने शीट बिल्कुल रेडी की हुई है जिसमें ये सारे फॉर्मूलाज कैलकुलेटेड है। अब ये क्या है, किस तरह से, ये डेफिनेटली खुद डिग आउट करना पड़ेगा सेल्फ लर्निंग के लिए। इसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज डाल दिए हैं, जिसमें लिक्विडिटी रेशियोज है, जिसमें एसेट टेस्ट रेशियो है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, जिसमें डेट रेशियोज है, जिसमें मार्केट रेशियो है। इस सारे रेशियो मेंशन है। जब अकाउंटिंग की किसी भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की किताब उठाएंगे या बीकॉम की किताब उठाएंगे, पूरी एक किताब का क्रक्स है, समझ नहीं है। तो ये काम आते हैं रेगुलरली। आप जब लोन ले रहे हो तो कुछ रेशियोज आपको वहां पे काम आएंगे, आप अगर सेल कर रहे हो प्रोडक्ट तो कुछ रेशियोज वहां पे काम आएंगे। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन कर रहे हो तो आप देखोगे एसेट लायबिलिटी का रेशियो क्या है, वो वहां काम आएंगे। तो ये सारे रेशियोज आपके कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स हैं जो यहाँ पे फॉर्मूलाज कैलकुलेटेड है। अगर कोई numbers आपके नेगेटिव जा रहे हैं, that means that's an alarming sign for you. If the numbers are positive, that means it's a good sign for you. So for example, I told you that I am running my college, which is the entrepreneurial college of first entrepreneurial college of Pakistan. तो मैंने करा ये कि मेरे फाइनेंस वाला बंदा जो है उसके पास ये नंबर्स मौजूद होते हैं, ये शीट मौजूद होता है। अगर मेरा कोई भी नंबर नेगेटिव जा रहा है या टारगेट के हिसाब से अचीव नहीं हो रहा है, तो वो दो मसले हैं। या तो भाई मेरे कॉलेज का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन क्या है, एडमिशंस है। जब एडमिशंस आएंगे तो फी आएगी। लेकिन अगर एडमिशंस नहीं आ रहे हैं तो पहला सवाल मेरा ये, मेरे क्यूरी टू एडमिशन का कन्वर्जन कितना है। फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने क्यूरी जनरेट की, सवालात पूछे, कॉलेज के बारे में पूछा, विजिटेशन की। तो क्यूरी से पहले लोग करते हैं विजिट, कि जाकर जगह पे देखते हैं कैसा है, टीचर्स कैसे है, स्टाफ कैसे है, मैनेजमेंट कैसे है। फिर उसके बाद देखते हैं विजिटेशन टू एडमिशन का कन्वर्जन क्या है। तो पहले तो मैंने वो कैलकुलेट करवाया है कि मेरी अगर 100 क्यूरीज जनरेट हो रही है तो उसमें से 50 लोग विजिट करते हैं, तो 50 में से 10 एडमिशन होते हैं। वो जिसको कहते हैं सेल्स फनल प्रोसेस, वो प्रोसेस पता होना चाहिए आपको। हर एक का दरवाजा खटखटाएंगे, वो दरवाजा नहीं खुलेगा। आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी डोर्स यू हैव टू नॉक। जितने ज्यादा नॉक करेंगे उतनी ज्यादा ओपन अप होंगी अपॉर्चुनिटी, नंबर वन। नंबर टू, तो ये कि उसका टाइम पीरियड कितना है। एडमिशन की क्यूरी से लेकर और एडमिशन को लॉक करने तक का टाइम पीरियड अगर 2 मंथ्स है, तो मैं अगर आज एज ऑफ जून 18 को कोई चीज जनरेट करूंगा तो हो सकता है अगस्त की मिड में जाके मटेरियलाइज हो। तो डोंट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन ओवर टाइम, रादर यू नीड टू हैव सम टाइम फ्रेम। वो टाइम साइकिल आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। उस टाइम साइकिल की वजह से आपकी अपनी जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट है, आपकी अपनी जो भी फाइनेंशियल्स है, वो आपको क्लियरली दिमाग में आपके मौजूद होने चाहिए कि 2 महीने से 2.5 महीने लगते हैं कन्वर्जन में। आप फॉर एग्जांपल डिजिटल कंटेंट अगर बेच रहे हैं, सेल करें, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कन्वर्ट इट इनटू योर सेल्स डील। तो ये वो थोड़े से नॉन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर करने की जरूरत है, सो दैट योर फाइनेंशियल नंबर्स शुड बी वेरी स्ट्रांग एंड यू शुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू लॉक दैट नंबर्स। हर प्रोडक्ट का, हर सर्विस का एक टाइम साइकिल होता है, सेल्स टाइम साइकिल होता है। उस टाइम साइकिल का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। कभी कभार टुक्का 2 दिन में भी लग जाते हैं, कभी कभार आपको 200 दिन भी लगते हैं, कभी कभार आपको 20 दिन भी लगते हैं। तो यू हैव टू चेक दैट वट एवर मार्केट यू आर टचिंग अपॉन, हाउ मच टाइम इट टेक्स, एंड सेकेंडली इज इट अ सीजनल प्रोडक्ट और नॉट। कभी कभार सीजनल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ आपके इस तरह के आप चीजें कर रहे हो, एक्टिविटीज कर रहे हो, जो आपको पता है कि साल के 2 महीने या 3 महीने में ज्यादा कॉमन है। अज्यूम में किसी ने बात की थी एडवोकेसी की। अब हमें पता है जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आते चले जाएंगे, एडवोकेसी कैंपेन या उस तरह का मीडिया मटेरियल ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स यू हैव दी ग्राफ टुवर्ड्स द अपसाइड। बट जहां पे वो चीजें हो गई, लॉक हो गई, आहिस्ता 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 वो फेड आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। रमजान के टाइम पे, ईद के टाइम पे चीजें डिफरेंट तरह से होती हैं, पूरे साल में डिफरेंट चीजें डिफरेंट तरह की होती है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ये जरूरी नहीं है, मुझे किसी ने एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करने से पहले बताया था कि याद रखना अतीत, 1 का 11 का फॉर्मूला। मैंने कहा 1 का 11 फॉर्मूला क्या होता है। कहते हैं 1 का 11 का फॉर्मूला ये होता है कि आपकी 1 महीने की इनकम इतनी भी हो सकती है कि आपको 11 महीने सर्वाइवल दे दे। ऐसा भी हो सकता है कि 11 महीने कोई इनकम ना हो।
तो मैंने कहा ऐसी कौन सी इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती है। कहते एक इंडस्ट्री है, सोचो। मैंने कहा मुझे नहीं क्लिक हो रहा। आपको क्लिक हो रहा है वो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है वो एक महीने पे पूरे साल की जो है इनकम होती है उनकी। चले यहाँ पे हम एक चीज देख लेते हैं। एक मॉडल है नोन एज द 5 forces Porter model, and that model talks about that there are 5 players in the, there are 5 main factors in the marketplace which decides that how easy or how difficult it is to run the business. अगर हम यहाँ पे पांचों फैक्टर्स की बात करें, नंबर 1 इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स। कहीं पे भी आप कंपेटिटर्स होते हैं मार्केट में या जो सप्लायर्स होते हैं, जितने ज्यादा सप्लायर होंगे आपके लिए कंपैरेटिवली प्रोडक्ट जो है वो सस्ता होगा, उनका होल्ड ज्यादा होगा। जहाँ पे कम सप्लायर्स होंगे ऑब्वियसली नीश क्रिएटेड होगी, डेफिनेटली वहां पे जो है उनका होल्ड कंपैरेटिवली ऑपोजिट साइड पे होगा। सिमिलरली ऑन द कॉन्ट्री अगर हम बात करें बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स अगर बहुत ज्यादा है, आपके व्यूअर्स बहुत ज्यादा है, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ व्यूअर्स की जो भी वो देखना चाहते हैं कंटेंट, उसी हवाले से जो है आप वो कंटेंट बनाएंगे या वो चीजें करेंगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री अगर नंबर ऑफ व्यूअर्स, आपकी मार्केट बहुत नीश है, देन डेफिनेटली जो भी दिखाया जाएगा वो आप फिर देख लेंगे। थर्ड जो है वो फैक्टर है थ्रेट्स ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स। जितना भी अगर आप मार्केट में जाएं कि नया एंट्रेंस का आना और नया एंट्रेंस का जो है वो बैरियर्स जितने ज्यादा हैं, जैसे कुछ इंडस्ट्री है टीवी लाइसेंस, टीवी का लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं है, रेडियो का लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं है, यूनिवर्सिटी का चार्टर लेना इतना आसान नहीं है। बट ऑन द कॉन्ट्री डिजिटल चैनल शुरू करना बड़ा आसान है। तो जितना ज्यादा आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है, तो उस केस में जो है इंडस्ट्री में जो है वो कंपैरेटिवली वो फोर्स वीक है, जो जब फोर्स वो वीक है दैट मीन्स यू कैन इजीली प्ले अराउंड इन द मार्केट प्लेस एंड योर प्रोडक्ट कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। बट जैसे हमने देखा डिजिटल में जो है वो रिलैक्सेशन है, बैरियर्स नहीं है एंट्री के, तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी लार्ज नंबर ऑफ पीपल मेकिंग द टिकटॉक, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रनिंग द डिजिटल मीडिया एजेंसी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल who are already into the digital content production team, the businesses and so forth. Similarly, on the contrary, अगर हम बात करें rivalry amongst the existing competitors, कंपेटिटर्स जितने ज्यादा हैं, जितनी ज्यादा टफ कंपटीशन होगा कंपैरेटिवली, उसमें आपको मार्केट सिचुएशन में आपको डील करना या मार्केट में जो है वो प्रोडक्ट को सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बिजनेस को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा, ग्रोथ आपकी बिजनेस की बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। जब ग्रोथ डिफिकल्ट हो जाएगी डेफिनेटली या सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म सक्सेस कैन बी अ चैलेंज। हाउएवर ये कॉस्ट ऑफ सस्टेनिंग द बिजनेस विल बी हाई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें थ्रेट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, डिजिटल कंटेंट में थ्रेट बहुत ज्यादा है। कोई बैरियर्स नहीं है, कोई टैक्सेशन नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है। आपको नहीं पता कल को अचानक से कोई आ जाए, आकर जो है पूरे सोशल मीडिया पे छा जाए। दैट इज नोन एज ऑब्वियसली द फैक्ट। You need to see that if it's easy for new entrants to come in the marketplace, then definitely it's difficult for you to survive your business. Otherwise, if it's not, then अब देखो कि जहां पे कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा होते हैं वहां प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमेशा क्रिएटेड होती है। देखा आपने यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूएसपी भी जिसको हम कहते हैं। लेकिन जहां पे आपके कंपेटिटर्स जो है वो कम होते हैं, तो वो बस चला रहे होते हैं, सर्विस अपनी दे रहे होते हैं, इंप्रूवमेंट नहीं होती है। गिविंग एन एग्जांपल, अगर हम बात करें अपने मैचेस की, जब मैचेस होते हैं तो एक या दो चैनल्स को उसके राइट्स मिलते हैं, सबको नहीं मिलते हैं। देखा हमने ये बात? उस केस में सब्स्टिट्यूट नहीं है लोगों के पास मूव करना। एक है पावर ऑफ सप्लायर्स, एक होता है पावर ऑफ बायर्स, एक है आपका राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स, एक है थ्रेट्स ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स, और पांचवा आपका है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द प्रोडक्ट। अगर सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, देन यू विल मूव ऑन। फॉर एग्जांपल, अब एक सबसे बड़ा थ्रेट जो हो गया है, पहले आप रेडियो पे सुनते थे अपनी कमेंट्री, अब क्योंकि क्रिक इन्फो आ गया, फॉर एग्जांपल क्रिक इन्फो जो है अपनी ऑडियो वर्जन्स भी अगर कमेंट्री दे रहा है, तो दैट मींस यू कैन प्ले इन योर कार द क्विक इन्फो एंड यू कैन जस्ट टेक द लाइव कमेंट्री फ्रॉम देयर। नॉर्मली होता क्या है, वरना हमारे लोकल चैनल जो है वो वहां से ले रहे होते हैं, वो इतना बड़ा सा बीच में ऐड चल रहा होता है, कभी जो है वो डिंगडोंग का चैनल से ऐड आ जाता है, तो कभी इंग्लिश टूथपेस्ट का आ जाता है। वो कहते हैं यार 6 के टाइम पे ऐड देना था। देखा हमने, कभी कभार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट स्टिल वी हैव टू वॉच दैट। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई। तो ये वो चीजें हैं जो 5 फैक्टर्स हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप किसी भी बिजनेस को रन करते हैं। दैट इज नोन एज द 5 forces Porter मॉडल।
और ये 5 फैक्टर्स आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए भी हैं, जिसमें कुछ मैंने बिजनेसेस यहाँ पे सामने लिखे हैं, अगर आपको नजर आ रहे हैं मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करने की भी कोशिश कर देता हूँ। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, एंड देन वहां पे जैसे ही न्यू एंट्रेंट आ जाता है तो थिंग्स गो अवे। बेसिक केबल में भी और आपके एडवांस्ड या प्रीमियम केबल नेटवर्क में भी, खास करके जो डिजिटल चैनल्स जो आ रहे हैं या डिजिटल सर्विसेज आ रहे हैं, चाहे वो ऑप्टिक्स दे रहा है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फाइबर दे रहा है, चाहे वो पीटीसीएल का केबल नेटवर्क दे रहा है ना, हो ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो गई है, उनकी क्रॉस मार्केट में भी घुसना शुरू हो गए। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि एयरलिफ्ट का हम सब ने सुना था। एयरलिफ्ट वाज बेसिकली स्टार्टेड फॉर दी पूल्ड एंड वैन सर्विसेज, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। आज आप देखें तो वो पूल एंड जो है क्या कहते हैं, वैन सर्विस के साथ साथ जो है वो लोग ग्रोसरी भी कर रहे हैं। फूड पांडा वो फूड चेन रेस्टोरेंट था, नाउ दे आर गिविंग द ग्रोसरी एज वेल बिकॉज दे हैव द सप्लाई चेन। तो स्पेशली दिस पेंडेमिक हैज मेड इट पॉसिबल कि जहां पे आप क्रॉस मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट्स को एंटर करते चले जा रहे हो। सेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपैरेटिवली मीडियम है, आप एक केबल से दूसरे केबल पे मूव करोगे या डिजिटल चैनल पे मूव करोगे, बट इतना आसान नहीं है। राइवलरी अमंग्स द कंपेटिटर्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द सप्लायर कम है, तो इसी तरह से राइवलरी भी कम है। और इस तरह से अगर आप बाद में नीचे लिखते चले जाएं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल रेडियो की। फॉर एग्जांपल रेडियो के केस में यहाँ पे मैं हाईलाइट भी किया है, रेडियो के केस में जो है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स मीडियम है, बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत लो भी नहीं है, बट वो टाइमिंग्स में बहुत मैटर करते हैं। इवनिंग ड्राइव टाइम, मॉर्निंग ड्राइव टाइम, वीकेंड टाइम, ये टाइमिंग्स बहुत मैटर करते हैं। उस टाइम पे ऑब्वियसली चैलेंजिंग टाइम पीरियड होता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स हाँ मीडियम है। आप अगर कोई लॉयल लिसनरशिप अगर आपकी है ऑलरेडी तो आप वही चैनल सुनते हैं, वरना फिर आप म्यूजिक लगाकर और चैनल चेंज कर रहे होते हैं कभी कभार। थ्रेट्स ऑफ द न्यू एंट्रेंट, इट्स नॉट दैट इजी बिकॉज इस मार्केट में जो है एग्जिट और एंट्री बहुत मुश्किल है। आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको बिड्स करनी पड़ती है, आपको अप्रूवल लेना पड़ता है पेमरा से, और बहुत सारे पूरा प्रोसेस होता है। हाँ, अगर आप डिजिटल ब्रॉडकास्ट की बात करें या डिजिटल चैनल की बात करें वो आसान है, लेकिन जो आपका नॉर्मल वाला मीडियम है वो कंपैरेटिवली मुश्किल है। थ्रेट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, यस थ्रेट्स है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कैन बी द अदर चैनल और इट कैन बी द यूएसबी यू प्लग इन योर कार, और मे बी यू कैन स्विच ऑन टू यूट्यूब और ऑनलाइन साउंड क्लाउड चैनल जहाँ पे आप म्यूजिक अपना या जो भी चीजें सुन सके। राइवलरी अमंग्स द कंपेटिटर्स कंपैरेटिवली मीडियम है, इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ ये जरूर है, दे ट्राई द लेवल बेस्ट के प्राइम टाइम्स जो है वहाँ पे आप मैक्सिमम जो है वो एडवर्टाइजमेंट और मैक्सिमम कमर्शलाइजेशन कर सके अपने प्रोग्राम्स की। अगर आप इवन फिल्म की भी बात करो तो पाकिस्तान में कुछ साल पहले तक जो फिल्म बन रही थी, जो आपके रिमोट एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, उनको सामने रखते हुए बन रही थी। बिल्कुल थीम भी और ड्रेसिंग भी और शूट भी और कॉन्सेप्ट भी और स्टोरी प्लॉट भी वो सारा वो था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपने देखा कि ड्रामा के जितने एक्टर्स आना स्टार्ट हुए टुवर्ड्स द फिल्म, एंड दे आर मोर फोकसिंग टुवर्ड्स द मेट्रोपॉलिटन सिटीज या अर्बन एरिया के लोगों की स्टोरीज या उनके लाइफस्टाइल्स को प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, मॉल का कल्चर और ये सारी चीजें। तो आपने देखा होगा कि अब वो जो रूरल एरिया वाली जो मार्केट है ना, वो डिस्कनेक्ट फील करती है, खास करके फिल्म इंडस्ट्री में। उनकी फिल्में चलती हैं लो बजट फिल्म्स, बट वो मेन फिल्म से जो है डिस्कनेक्ट करते हैं। पर्पस पता है क्या है, ये बड़ी फिल्म जो है जितनी भी, वो स्पॉन्सर्ड बाय द ब्रांड्स होता है, ब्रांड उसको स्पॉन्सर करता है या चैनल स्पॉन्सर करता है, ताकि वो अपनी मार्केट सेगमेंट को कैप कर सके, टैप कर सके और अपनी मार्केट सेगमेंट को कैपिटलाइज कर सके। सो यस आई एग्री विथ यू कि ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। डोंकी किंग की अगर बात करें, अभी एक एनिमेटेड मूवी हमारी आई थी that was really successful. So I was having a story with one of my friends जो उसके स्टोरी राइटर एंड डोंकी किंग के कामरान केमानी साहब, और वो बड़ी मजे की स्टोरी बता रहे थे। कह रहे थे कि हमें ब्रांड्स जो है वो इतने आराम से इसकी स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहे थे। खास करके हमने उन ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट किया जो बच्चों के प्रोडक्ट्स डील करते हैं, खास करके जिसमें उन्होंने इंग्लिश बिस्किट्स का नाम लिया और एक दो और ब्रांड्स का नाम लिया, क्योंकि एनिमेटेड मूवी का पहला परसेप्शन यही है कि दैट्स टारगेटिंग टू द किड्स। सो अब वो नाउ ही इज इन अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग उसका सेकंड वर्जन आई गेस फाइनल हो गया या हो रहा है। तो वो यही बात बोल रहे थे कि अब पेंडेमिक के केस में भी जो है
वो थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है हमें उसकी स्पॉन्सरशिप पुल करने में या उसकी जो है वो क्रॉ ब्रांडिंग पुल करने में। तो बुशरा ने जैसे बात की, यस यू पॉइंटेड आउट वेरी राइट कि ये लेवल्स या ये एक्टिविटी के जो है इलस्ट्रेशन जो है वो चेंज हो सकते हैं फ्रॉम जोग्राफिकल एरिया। इवन कॉन्टेक्स्ट भी आपका चेंज होता है कि आपका वो चैनल अगर है तो किस चीज का, जैसे बुक पब्लिशिंग की बात करें, स्कूल बुक पब्लिशिंग एक डिफरेंट बॉल गेम है, आपकी फिक्शन या स्टोरी वाला जो बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, और डिजिटल पे आप जाते हैं तो वो बिल्कुल ही अलग चीज है। ये तीन डिफरेंट डायमेंशन हैं, डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे कर रहे हैं, बिजनेस को लेकर जाए मार्केट में, और खास करके फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ये जरूर देखिए बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए कि क्या नए कंपेटिटर्स आ रहे नहीं आ रहे, आ सकते नहीं आ सकते, पावर जो है बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स का ज्यादा है या बायर्स का ज्यादा है। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू मस्ट बी गोइंग फॉर सप्लायर्स वाला पावर, नॉट द बायर्स वाला पावर। बायर वाला पावर होता है तो वहां पे प्राइस नेगोशिएशन बहुत ज्यादा हो जाती है और कस्टमर किसी भी टाइम पर ड्रॉप आउट हो जाता है, और कस्टमर ड्रॉप आउट हो जाता है तो आपका रेवेन्यू में चर्न या रेवेन्यू में जो है डेल्टा बहुत बड़ा हो जाता है। फिर इसी साथ साथ जो है थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, ऐसा तो नहीं कि ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स मार्केट में आना शुरू हो जाए। अगर आपको याद हो तो हम पहले कैरी करते थे, कैमरा अलग कैरी करते थे, मोबाइल फोन अलग कैरी करते थे, बाकी कंप्यूटर हमारे पास अलग होता था, कैलकुलेटर अलग होता था। आज के टाइम पीरियड पे देखें चार पांच चीजें एक साथ मर्ज हो गई हैं, कैलकुलेटर की वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो गई है, कैमरे की वैल्यू ऑलमोस्ट नियर टू, बहुत अनटिल अनलेस कि आपका बिजनेस है तो लोग कैमरा बाय करें, बट घर में हमें नॉर्मली कैमरा देखने को नहीं मिलता। आइडेंटिफाई द एसेट्स इन द मीडिया बिजनेस, हमने बात की पेटेंट्स की, कॉपीराइट की, ट्रेडमार्क की, फ्रेंचाइजेस की, लाइसेंसिंग की, प्रोग्राम की, ऑब्वियसली आपके सर्विस होते हैं, आपके रिसर्च सर्विस होते हैं, आपकी कैंपेन्स होती है, ब्रांड कैंपेन्स होती है, नेम्स होती है, सारे आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं which you use it in the media industry। इसके बाद हम आ जाते हैं लिस्ट डाउन दी एक्टिविटी। ऑब्वियसली ये मैंने आपको शीट दिखाई दी है जिसमें आपके एसेट्स लिखे हुए हैं, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, जो एक्सेल की शीट आपको दी है बैलेंस शीट वाली, उसमें ये सारी चीजें आप ऑब्वियसली फिल कर सकते हो। कैश बुक पे भी हमने बात कर ली, जैसे बाबर का सवाल था कि डिप्रिसिएशन को कैसे करें, तो कैश बुक बेसिकली एक टाइप ऑफ बुक होती है जिसमें आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एक्टिविटीज आप अपनी मेंशन करते हो। ऑपरेशनल एक्टिविटीज में नॉर्मली जो है वो करंट एसेट्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन अकाउंट फॉर होता है। आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ज्यादा आपकी एसेट रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, जो हसनैन ने सवाल पूछा था कि सेल को किस तरह से करें या प्रॉफिट को कैसे अकाउंट फॉर करें, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपकी लॉन्ग टर्म या इक्विटी रिलेटेड जितने डिविडेंड्स होते हैं वो चीजें आती हैं। बजट वर्सेस द एक्चुअल का कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है। ये वही कहानी है कि हम बाजार जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम 10,000 रुपए की शॉपिंग करेंगे, बट हम जो है वो 12,000 की शॉपिंग करके आते हैं। उसके क्यों ऐसा होता है कि हम 12,000 की करके आते हैं और 10,000 की नहीं करते? आगे बढ़ते थोड़ा सा, दो चीजें होती हैं, एक आपके होते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर, एक होते हैं नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो होते हैं जब आप बिजनेस कर रहे होते हो और आपका बजट आउट हो जाता है या यू क्रॉस योर बजट, दैट मींस those are controllable factors which is in your hand and you have made a wrong decision. Maybe you could have delayed your expenditure, maybe you could have gone to the alternative, or maybe you could have gone for the bargaining power, जिसमें इकोनॉमिक्स में या अकाउंटिंग में एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, मैं यहाँ पे सामने लिख भी देता हूँ आपको। देखिए टर्मिनोलॉजी यहाँ पे सामने मैंने लिखी है, मैं इसको हाईलाइट करके जो है वो रेड कर दिया। ये टर्मिनोलॉजी है जो अकाउंट्स और फाइनेंस में यूज होती है, आप कोशिश करें अगर ये ऑप्शन आपको मिल रहा है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर अवेल कर लें। ये टर्मिनोलॉजी ये है कि यू विल गेट 2% डिस्काउंट ऑन द प्रोसीड्स जो भी आपने परचेजिंग की है उस पे, इफ यू आर मेकिंग द पेमेंट विद इन 10 days, अदरवाइज द नेट पेमेंट डेज इज 30 days। 30 दिन में तो आपको क्रेडिट आपका जो है वो आपने पे करना ही करना है, बट अगर आप 10 दिन में पे कर देते हैं, अर्ली पेमेंट्स कर देते हैं, तो यू विल गेट एडिशनल 2% और 3% डिस्काउंट। So 2 is basically the discount percentage, 2%. 10 is the days जब तक आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और 30 days is the ultimate credit period। कभी कभार ये टर्मिनोलॉजी ऐसी भी होती है विच इज फॉर एग्जाम्पल 3, 10, 10, 60 मीन्स कि आपने 3% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो आप अगर आप 10 दिन में पेमेंट्स कर दो, अदरवाइज योर नेट पेमेंट डेज इज 60 days। समझ आई नहीं आई? सो कोशिश करें इफ यू हैव द एक्सेस लिक्विडिटी और आपकी परचेजिंग की अमाउंट बड़ी है,
तो जो भी आपका सप्लायर है उससे ये अवेल करें क्रेडिट टर्म्स। इसको क्रेडिट टर्म्स हम कहते हैं अकाउंटिंग में। यू मस्ट अवेल द क्रेडिट टर्म्स सो दैट यू कैन प्ले विद द फ्लोट वेरी वाइजली एंड यू कैन डेफिनेटली सेव योर मनी। अगर आपके पास लिक्विडिटी है और आप पेमेंट करके 3% बचा सकते हैं, तो अदरवाइज 60 दिन में तो आपने पेमेंट करनी ही करनी है। और इसका इम्पैक्ट तब आता है जब आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो मेनली मिलियंस में हो। अगर मैं देसी एग्जांपल आपको यहाँ बताऊं इसकी, कि हम जब घर लेने जा रहे होते हैं, प्रॉपर्टी लेने जा रहे होते हैं, तो वहां पे आप कहते हैं, अगर आप कैश पेमेंट, दुकानों में भी कहते हैं, आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इतने का पड़ेगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड पे कर रहे हैं या आप 15 दिन 20 दिन या 1 महीने का टाइम देंगे तो आपको इतने का पड़ेगा। तो आपने वो फैक्टर्स देखने, जैसे मैंने बात की राइवलरी में भी जो हमने बात की थी 5 फोर्सेस मॉडल का, वो रीजंस क्या है, फैक्टर्स क्या है जो आपके मार्केट डायनामिक्स को चेंज करें। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अभी तो एडवर्टाइजमेंट काफी सिग्निफिकेंट नंबर से ड्रॉप हुए, आगे जाकर और ड्रॉप हो जाएंगे। आपने देखा होगा अखबारों में या मैगजीन्स में जो है एड्स बहुत कम से कम होते चले जा रहे हैं, या जो लोग दे भी रहे हैं तो उनकी प्राइस नेगोशिएशन बहुत ज्यादा हो गई है। उनको पता है उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ऑल्टरनेट न्यूज़पेपर भी, और इवन जो है आपकी ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन चैनल्स भी, जहां पे उनके प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकते हैं वो लोग। इसी तरह से बी सिनेरियो जो था आपका, जहां पे आपका बजटेड सेल्स और टारगेटेड सेल्स बराबर हो गई, ऑब्वियसली यू नीड टू फाइंड आउट द रीजंस कि व्हाट आर द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जिसकी वजह से बराबर हो गई है। और तीसरा ये कि जहां पे आपकी टारगेटेड सेल्स जो है बजटेड से ज्यादा हो गई है, यानी कि आपने बजट किया था, टारगेट किया था 1 मिलियन और एक्चुअली जो है वो 1.05 मिलियन हो गई है। आई गिव वन एग्जांपल ओवर हियर। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने मीडिया स्टार्टअप्स थे ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, दे हैव ग्रोन, दे हैव इंक्रीज देयर सेल्स और रेवेन्यू एटलीस्ट बाय 400%। दीज आर द स्टैटिस्टिक्स। 400% से ग्रो करे, क्योंकि जितने ब्रांड्स थे वो सब डिजिटल पे चले गए, जितने आपके बिजनेसेस थे वो हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले गए, जिसकी वजह से उनको आईटी के लोग चाहिए थे। किसी ने फुल टाइम रिसोर्स रखे, किसी ने आउटसोर्स किया उस चीज को। सिमिलरली अगर हम बात करें, माय फ्रेंड इज वर्किंग वर्किंग इन रैकेट एंड बंकी सर, और उसने कहा अभी उनको अंदाजा नहीं है, पहले के 1 से 2 महीने में हमने इतनी सेल्स की जितना हमारा सेल्स का टारगेट होता है। हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं थे, सोप नहीं थे, हमारे पास सैनिटाइजर्स नहीं थे, पूरे साल का माल बेच दिया हमने। इतना ज्यादा हाइप हुआ था जब शुरू में, जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, और एक लोगों के दिल में खौफ आ गया था कि क्या होगा। और मुझे याद है वो इतनी छोटी सी बॉटल डीएमसी क्लिफ्टन पे जो है वो 600 या 700 रुपए की सैनिटाइजर की मिलेगी, जब कम होते होते वापस 100 150 रुपए पे आ गई है। तो दैट वाज द रीजन ऑफ द डिमांड सप्लाई गैप। तो जब आपकी सेल्स बढ़ भी जाए तो यू डोंट नीड टू गेट एक्साइटेड अबाउट इट, यू नीड टू चेक कि क्या मार्केट आपकी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। यूके पीपल बॉट ऑल टॉयलेट पेपर्स। यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइड अगर इंसर्ट कर दूं और आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल अगर हम शेयर कर लें यहाँ पे, मैं यहाँ पे बात करता हूँ अज्यूमिंग दो ब्रांड्स हैं, टेट्रा पैक मिल्क की एग्जांपल ले लेते हैं कि हम सब यूज कर रहे होते हैं नॉर्मली। ये नंबर्स हैं 2020 के, ये नंबर्स हैं 2021 के। मैं बात करता हूं कि एक सेकेंड पीछे का, ताकि मैं इस नंबर्स को डाल सकूं यहाँ पे। हाँ जी, ऑलपर्स की बात करते हैं। अगर हम ऑलपर्स, मेरा एक ब्रांड है, प्रोडक्ट है, मैं उसकी सेल करता हूँ 300 मिलियन से। 2021 में वो बढ़ के हो गया 500 मिलियन। सिमिलरली जो टेट्रा पैक की मार्केट है, वो मार्केट इनिशियली थी 1500 मिलियन से, और वो मार्केट आपकी बढ़ गई है 3000 मिलियन पे या 3 बिलियन पे। मुझे बताएं कि इज ऑलपर्स परफॉर्मिंग वेल और इज ऑलपर्स नॉट परफॉर्मिंग वेल? इज ऑलपर्स एज अ ब्रांड परफॉर्मिंग वेल और नॉट? इंक्रीज उनका हो गया, आपने देखा 300 से 500 मिलियन की सेल हो गई है। यहाँ पे अगर आप बात करो मार्केट शेयर, ऑलपर्स का जो था वो 2020 में था, दैट वाज 20%। 2021 में कितना परसेंट हो गया मार्केट शेयर? दैट्स 500 डिवाइड बाय 3000, दैट्स 16%, 16.67। मार्केट ग्रोथ ऑलपर्स का जो बड़ा है, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 200 डिवाइड बाय 300, दैट मींस 60
7% से बढ़ा है। 300 से आपका हो गया 500 मिलियन, यानी कि आपका जो मार्केट शेयर बढ़ा है, जो आपकी अपनी जो ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ, दैट 67%। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री हैज ग्रोन फ्रॉम 1500 टू 3000। दैट मीन्स इंडस्ट्री हैज ग्रोन बाय 100%। इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 100% है और आपका ग्रोथ रेट 67% है। दैट मीन्स आपका ग्रोथ रेट एटलीस्ट इक्वल टू इंडस्ट्री ग्रोथ रेट होना चाहिए। दैट्स वन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रिक कि अगर आपका डिजिटल कंटेंट है, फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो डिजिटल एजेंसी ए है, एबीसी है फॉर एग्जांपल, व्हाटएवर जो भी, और यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज जो है आपकी डिजिटल एजेंसी का, दैट 1500 मिलियन टू increased 3000, that means you increased have seen an increase in the industry by 100%। तो आपका जो इंक्रीज है दैट्स लेस देन एन इंडस्ट्री। तो आपका रेशियो कम है, इसका मतलब ये है कि आपका जो मार्केट शेयर है, पहले आपका मार्केट शेयर 20% था, अब आपका मार्केट शेयर हो गया 16.67%। डू यू थिंक इट्स डेंजरस? यानी कि बाकी जो आपके जो कंपेटिटर्स हैं डिजिटल एजेंसी, they have increased their market share and they have grabbed your share as well. Though in absolute terms 500 million is a good number, 300 से 500 की ग्रोथ अच्छी है, बट इंडस्ट्री से आपकी कम है। आपने अपने आप को इंडस्ट्री से कंपेयर करना है। जब आप इंडस्ट्री से डेफिनेटली कंपेयर करोगे तो थिंग्स विल मूव ऑन। सो ये हमारा एक समरी है, जो आप जब अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करें तो ये सामने जरूर रखें कि इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है और हम कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में जब आप ग्रो करेंगे तो वो अच्छा ही नंबर है, कभी कभार बुरा नंबर भी हो जाता है। डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि वो सिनेरियो जो है वो आपका क्या क्रिएटेड है। एनी आइडिया व्हाट ब्रेक इवन एनालिसिस इज? नो प्रॉफिट नो लॉस, बिल्कुल। ब्रेक इवन एनालिसिस है जहां कोई मुनाफा नहीं हो, जहां नुकसान ना हो। लेकिन आप याद रखिएगा, कारोबार जो है ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए नहीं करते, प्रॉफिट के लिए करते हैं। आपके साथ एक 2 किलो 5 किलो का एक पेट लगा हुआ है, उसके लिए आप कमाते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, और जब वो प्रॉफिट लेते हैं डेफिनेटली दैट गिव्स यू मोटिवेशन फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं सामने क्विकली रीड आउट कर दूं। सेलिंग प्राइस हम सबको पता है, प्राइस फॉर प्रोडक्ट जिस पे सेल कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट व्हिच इज directly in proportionate to the products sold. Contribution margin is basically equal to sales revenue less the variable cost. That means SP, selling price, minus the variable cost. आप डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं तो आप सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए पर मिनट पे सेल कर रहे हैं, लेकिन आपकी कॉस्ट बन रही है 5,000 रुपए पर मिनट। दैट मीन्स योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 5,000 रुपए, विच इज द रिमेनिंग अमाउंट सेलिंग प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपकी वो होती है जो आपके रेंट होता है, जो आपकी कैपिटल कॉस्ट होती है, जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, जो आपके आउटपुट से इन लाइन या आउटपुट पर डिपेंडेंट नहीं होती है। X over here is the units, the number of units sold, the number of minutes content created, the number of programs you created, the number of transactions you made, ये सब आपका X है। So हम यहाँ देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इजीएस्ट फॉर्मूला। 2-3 फॉर्मूलाज हैं, दोनों सेम चीज है। ब्रेक इवन की जब आपकी कैलकुलेशन आपने करनी होती है, ब्रेक इवन पॉइंट X जब कैलकुलेट करना होता है, इट्स आइदर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या जिसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसके थ्रू आप अपने ब्रेक इवन एनालिसिस निकाल सकते हैं। हम क्विकली एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ भी आ जाए, ब्रेक इवन पता भी चल जाए। वो एग्जांपल आपकी है, XYZ एंटरप्राइज हैज द फिक्स कॉस्ट 5 मिलियन रुपीस पर एनम, यानी कि 5 मिलियन की फिक्स कॉस्ट है, जो कि हो सकता है रेंट हो। आपने एक स्टूडियो बनाया है डिजिटल कंटेंट का, या डिजिटल मीडिया एजेंसी बनाई है, आपने कहा कि साल के 5 मिलियन रुपीस मुझे रेंट में देने हैं। द कंपनी सेल्स अ सिंगल 10 मिनट डिजिटल कंटेंट 2,500 रुपए पे, यानी कि एक 10 मिनट का कंटेंट वो सेल कर रहे हैं 2,500 रुपए में। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स इज 40%, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। तो 40% ऑफ व्हाट? 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सो अगर हम इसको देख लें यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके, तो
हमने कहा कि यहाँ पे ब्रेक इवन इज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो बाबर ने जैसे कहा 1000, दैट मींस 5 मिलियन व्हिच इज योर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 1000 व्हिच इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। दैट मींस 10-10 मिनट की वीडियो आप 5000 बनाएंगे तो ही आप ब्रेक इवन कॉस्ट पे पहुंचेंगे। आपने जो सेल्स करनी है वो 5000 लोगों को 10-10 मिनट की वीडियो भेजनी है, या अगर कम लोगों को भेजना है तो उनको मल्टीप्लायर में उसको भेजना है ताकि 5000 10-10 मिनट वाले आपके स्लॉट सेल हो जाएं, so that you can arrive at your break even cost। और अगर आप पर डे पे अगर इसको मजीद डिवाइड कर लेते हैं तो पर डे पे दैट मींस 5000 वीडियो साल की, दैट मींस 365, दैट मींस पर डे आपको जो है वो 13 से 14 वीडियोस बनानी है। तो इसी तरह से आपकी कैलकुलेशन होती है जो आपके अपने बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। Bootstrapping is basically the technique where you not only realize or visualize your resources which you are using it in your business, but उसके साथ साथ बड़ी important चीज होती है कि आपका बिजनेस को किस तरह से रन करना है at the lowest possible cost or optimization of the revenue so that your profitability and the liquidity should be readily available in your venture, and that can obviously that is one of the dimensions which assure the sustainability and the scalability of your program or your startup। Sustainability is basically जो business आपका है वो sustain करे, वो रहे market में अपनी जगह। Scalability ये है कि अगर आपने आज 2 क्लाइंट को किया है, कल को 20 को करें, फिर 200 को करें, फिर 2000 को करें, तो वो scalability होती है। Over the years आप उसको grow करें। और हर बिजनेस की कोई ना कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो आपका इन्वेस्टर हमेशा पूछ रहा होता है, और वो इन्वेस्टर को जब पूछ रहा होता है तो आप उसको कुछ सवालात के जवाब देने होते हैं। उसको जवाब देने के लिए आपके पास इन पॉइंटर्स के आंसर जरूर होने चाहिए। whenever you are giving the pitch, number one is कि how you play with the float, जो मैंने बात बताई थी कि collect your funds as soon as possible and delay your payments as much as you can, and obviously use the credit terms to 10 and 30 की जो हमने बात की थी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल लगाएं। ये हरगिज भी ना करें कि इक्विटी इन्वेस्टर को इक्विटी जो है 50% से ज्यादा दे दें, वरना फिर होस्टाइल टेक ओवर हो सकता है। कोशिश करें प्राइवेट फाइनेंसिंग लगाएं, बैंक से लोन लें, और डाइवर्सिफाइड पूल इन करके लगाएं। अगर आप पूल इन करके लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो शेयर रिसोर्सेज होंगे एंड ऑटोमेटिकली इट विल बी सेविंग योर बिजनेसेस। और अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, कोई टैक्सेशन रिलीफ दे रही है, फॉर एग्जांपल टेक बेस्ड स्टार्टअप्स को आजकल बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है, कोशिश करें अपने आप को टेक बेस में रजिस्टर कराएं, और अपनी वन ऑफ द डायमेंशन या बिजनेस सर्विस नेचर जो है वो टैक्सेशन टैक्स बेस करें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। इन्वेस्टर रेडीनेस के लिए बड़ा जरूरी है, इन्वेस्टर आपके लिए क्या चीजें देखता है। सबसे पहले वो आपको देखता है बिजनेस पर्पस क्या है। वन ऑफ द टाइप ऑफ द इन्वेस्टर्स, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, इज नोन एज द एंजल इन्वेस्टर, जो ना सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट देता है बट के साथ साथ जो है वो आपकी बिजनेस आइडिया को रिफाइन भी करता है। अपने आपका जो भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है, जो भी आपका बिजनेस या स्टार्टअप होता है, उसको रिफाइन करता है, सो दैट जो है वो चाहता है कि टुगेदर वी ग्रो वाला कॉन्सेप्ट है, उसका ज्यादा इंटरेस्ट जो है फाइनेंशियल से ज्यादा बिजनेस आइडिया में होता है। कोशिश करें अपने साथ ऐसे मेंटोर ढूंढें, ऐसे मेंटोर सीनियर्स को जोड़े रखें जो कि आपको इस तरह की एक्टिविटीज में आपको हेल्प कर सके। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, इंडियन इन्वेस्टर की हमने जैसे बात की, और फाइनेंशियल अप्रोचेस जो होती हैं जिसमें आपका क्राउड फंडिंग होती है, वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको फंडिंग कर रहे होते हैं। स्मेडा आजकल बहुत लो कॉस्ट पे कर रहा है, कामयाब जवान प्रोग्राम बहुत लो कॉस्ट पे कर रहा है। आजकल एक ग्रांट आई हुई है, अगर आप देखें उसकी स्मिया की ग्रांट आई हुई है यूएसएड की, उसमें 5 कैटेगरीज ऑफ बिजनेसेस कर रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें जो है टूरिज्म है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी है, और विमेन लेड बिजनेसेस हैं। खास करके जिनके विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है और आपने एटलीस्ट 1 ट्रांजैक्शन की है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट, बट कंडीशन इज दैट योर बिजनेस शुड बी फॉर प्रॉफिट एंड नॉट एन एनजीओ। बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की तो हमने बात कर ली, बट लॉन्ग टर्म के लिए स्केलेबल कैसे करना है वो बहुत जरूरी है। आपको स्केलेबिलिटी रेडीनेस पता होना चाहिए, क्या आप रेडी हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। मुझे कंपनी का नाम पता है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने जब मार्केट में अपनी सेल्स एक्टिविटी स्टार्ट की, जब मार्केटिंग स्टार्ट की, उन्होंने प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे ले लिए, बट माय फ्रेंड्स उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे गलती ये हो गई कि दे फेल टू हैंडल दोस प्रोजेक्ट, एंड अल्टीमेटली हुआ ये उनको अपना पूरा बिजनेस क्लोज डाउन करना पड़ा only because of lack of handling the business, lack of capacity to handle the business।
वो कर सकते थे। पहली चीज करें, अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, फिर बिजनेस को बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है, वरना आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आप स्टक हो जाते हैं और हो सकते हैं। बट ये स्लाइड मुझे बड़ी पसंद है, वो पसंद इसलिए कि ये आपके पूरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी रिफ्लेक्ट करती है कि स्टार्ट आप करते हो आइडिया जनरेशन से, फिर आप मार्केट आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप टीम को सिलेक्ट करते हो, फिर आप प्रोफाइलिंग करते हो अपनी बिजनेस की, फिर आप प्रोटोटाइप्स बनाते हो अपने बिजनेस के, सैंपल्स बनाते हो, फिर आप वैल्यू प्रोपोजिशन लिखते हो। याद रखिएगा, बिरयानी की एक प्लेट बेचना किसी को बड़ा आसान है, लेकिन बिरयानी की सेम प्लेट किसी को, सेम कस्टमर को बेचना सेकंड टाइम बहुत मुश्किल है। You need to ask yourself why your customer should be coming to you for the second time. आप कंटेंट बेच रहे हो, एक दफा आप बेच दोगे ट्रैक करके, बट सेकंड टाइम आपको रिटेन करने के लिए क्यों है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. It can be after sales service, it can be a behavior, it can be the loyalty, it can be the brand image. There are a lot of things. iPhone आप देखें जितना भी महंगा है, फिर भी लोग लेते हैं. So this is a complete process. I hope so this will help you out.